लेकिन उसके पहले एक शेयर ज़रा चेक करेंगे और वो है जी एंटरटेनमेंट का। इस वक्त डे हाई पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 135-36 रुपए के आसपास का आपको भाव दिखेगा जी एंटरटेनमेंट का। जी हाँ, 135 रुपए का। और अच्छा हम देख रहे हैं कि इसमें खरीदारी हो रही है। राजेश जी, जी एंटरटेनमेंट करीब करीब महीने भर पहले ये वो खबर आई थी कि इन्होंने सोनी के साथ सेटलमेंट अग्रीमेंट किया था। सारे क्लेम्स दोनों कंपनीज एक दूसरे के खिलाफ जो थे वापस ले लिए थे। आपको कैसा लग रहा है अभी शेयर ये? हालांकि हमने देखा है कि ऊपर की साइड में 150-60 रुपए और नीचे की साइड में 120-130 रुपए, एक यही रेंज है काफी समय से। अब क्या करना चाहिए? जिसके पास जी एंटरटेनमेंट है वो क्या करें, और जो जिनके मन में सवाल उठ रहे हो कि क्या लेना चाहिए इस भाव पर, वो क्या करें? देखिए, स्टॉक को वही ले जो या तो उनके रिस्क एपेटाइट अच्छी हो और दूसरी लंबी अवधि के लिए बैठे रह सकते हो। क्योंकि शॉर्ट टर्म में जैसे आपने कहा कि एक सर्टेन रेंज में घूम रहा है ये स्टॉक, लेकिन अगर आप देखो तो इतनी शानदार कंपनी है, इतने चैनल्स है इसमें, कुछ प्रोग्राम्स तो ऐसे हैं जो टीआरपी के लेवल्स पे अगर आप देखे जाए तो ऊंचे पायदान पे रहते हैं, उसके बावजूद 12,500-13,000 करोड़ की मार्केट कैप है। सिर्फ इस वजह से है कि एक लंबी अवधि से अगर आप देखो तो ये कंपनी जो है कई नेगेटिव न्यूज में फंसी हुई है, कई बार करार होते हैं, छूट जाते हैं। अब सोनी वाला जो हुआ, ये सारी चीजों के मद्देनजर ये इस तरीके से रहते हैं। प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है। अब इनका जो दारोमदार है नई एग्रीमेंट्स का या नई जो भी चीजों का, इंस्टीट्यूशन पर ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग्स बहुत हाई है। लेकिन मेरी पर्सनल राय है कि कंपनी बहुत अच्छी है इस वक्त, अगर वैल्यूएशन के लिहाज से खास देखा जाए दूसरी मीडिया कंपनीज को लेकर के, अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो। लेकिन दिक्कत वही है कि नेगेटिव न्यूज का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं लेता, कभी कुछ लगा रहता है। तो एक तो ये अपने दायरे से बाहर निकल जाए, और दूसरे जो लंबी अवधि के निवेशक हों, रिस्क एपेटाइट अच्छी हो, वही एक्सपोजर लें। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि इससे बेहतर स्थिति में फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग सन टीवी का है, जहाँ की अगर आप देखो तो बहुत सारे चैनल्स हैं, ओटीटी का प्लेटफॉर्म है, आईपीएल की टीम है, कई चीजें हैं। तो ये दोनों ही कंपनियां अच्छी है, बट इसमें थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। जी एंटरटेनमेंट में थोड़ा सा आपको जोखिम ज़्यादा लेना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपको इसमें मुनाफे की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन दो और शेयरों के जिक्र करेंगे, और आदित्य आपसे व्यू जानना चाहेंगे। पावर ग्रिड ब्रोकरेज तो इसको लेकर बुलिश हैं, आपका कितना कन्विक्शन है? क्योंकि अब रिकॉर्ड हाई पर शेयर पहुंच गया है तो थोड़ा सा वैल्यूएशन वाला कंसर्न आता है। आपके हिसाब से ठीक है मामला, या फिर थोड़ा नीचे आए तो लेना चाहिए? देखिए अक्षय जी, हम इसमें बुलिश हैं। और पावर की जिस तरीके से डिमांड है और दिनों दिन बढ़ते जा रही है, उससे देखते हुए हमें लगता है पावर ग्रिड एक बहुत सेफ स्टॉक है। और आपने सही कहा कि वोलेटाइल उतना नहीं है, ना उतनी तेजी से गिरता है ना उतनी तेजी से बढ़ता है। तो ये जिन निवेशकों को थोड़ी सी कम वोलेटिलिटी वाले शेयर चाहिए, उनके लिए बहुत उपयुक्त है। और अगर आप फंडामेंटली देखें तो लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन कंपनी है भारत की, जिसमें 50 से 60% इसका मार्केट शेयर है। दूसरे, भारत का ये टारगेट बना हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी में करीब करीब 500 गीगावाट वो 2030 तक कर लेंगे, तो उसका इनको फायदा मिलेगा। बैटरी स्टोरेज की जो कावियत चल रही है उसको लेके इनको फायदा है। तीसरे, हाइड्रो पावर को लेकर के जो पंप किया जा रहा है, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, उससे भी इनको फायदा पहुंचे मिलेगा। प्लस कई बार ऐसा भी सुनने में आया है कि वन वर्ल्ड वन ग्रिड की कावियत चल रही है, तो वो पावर ग्रिड के लिए बहुत बेनिफिशियल है। दूसरे, अगर आप देखो तो इनका केपेक्स FY25 कह लीजिए और आने वाले 2-3 साल के लिए बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। ऑर्डर बुक जो है वो रेवेन्यू की करीब करीब 2.5 गुना है। और आपने सही कहा, डिविडेंड यील्ड अच्छी बैठ रही है। आज की डेट में भी अगर आप देखो तो 3.5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है, जो दूसरी इस क्षेत्र की कंपनी, इस तरीके की कंपनी जो गेल वगैरह है, उससे बेहतर बैठती है। मैं समझता हूँ कि अगर ये गिरेगा तब लेंगे वाली जो चीजें हैं, ये इस तरीके की तेजी बाजार में कई बार लोग से गाड़ी छूट जाती है। तो मैं समझता हूँ जो ट्रेडिंग करके मेंटालिटी से निवेश कर लेते हैं स्टॉक, उनके लिए तो लेवल्स देखना उचित है। बट जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, उनके लिए मैं कहूंगा कि थोड़ी थोड़ी खरीदारी बिल्कुल कर सकते हैं। राजेश जी, 240 के आसपास का भाव था और 2 दिन में गिर के अब 200 रुपए का भाव रह गया है आईएक्स का। आप किस तरह से देख रहे हैं शेयर की चाल को, और क्या मतलब जो कुछ नुकसान होना था शेयर भाव के लिहाज से वो हो गया है, या फिर और नीचे जा सकता है शेयर ये?
वाकई बहुत जो खबर आई 2 दिन पहले आई एक्सको कपलिंग को लेकर के, ये पहले भी आई थी। आज से अगर 1.5 साल मैं सही हूँ तो पहले भी आई थी और उस समय भी ऐसी तेज गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक टूट के 140-50 तक चला गया था, उसके बाद अब रिकवरी आई। रिकवरी आने के कई कारण थे। पहले तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे आए थे। जो वॉल्यूम आया था 2025 फर्स्ट क्वार्टर का, वो 28,178 एमयू आया था, जो कि 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी। जैसा हम सब जानते हैं कि पावर ट्रेडिंग वगैरह में ये आईएक्स जो कंपनी है वो सहायता करती है, और अभी जो कपलिंग की बातें आ रही है तो लोगों को ऐसे लग रहा है कि उसके बाद ये प्लेटफॉर्म जो है सिर्फ बाय सेल बिड के लिए रह जाएगा और ट्रेडिंग के लिए रह जाएगा। इनकी मार्जिन वगैरह कम हो जाएगी, जो भी दिक्कतें हैं वो सामने आएगी। बट आज की डेट में ये 97-98% के आसपास का मार्केट शेयर लेकर बैठा है। और जो मार्केट कपलिंग की बातें भी आ रही है तो कई जगह ऐसी भी खबरें आ रही है कि अभी उसमें 1.5 साल का समय लगेगा। तो कहना इस वक्त मुहाल है कि वो कब लागू होगी, कब तक चालू होगा। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखो तो कल ये एफएनओ बैन में भी चला गया, तो नई पोजीशंस इसमें ली नहीं जा रही है और मार्केट में एक पैनिक का माहौल है। फंडामेंटली आज की डेट में स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कपलिंग जब आएगी, जैसे कि अभी आपके कलीग भी बता रहे थे कि 50-50 चांसेस हैं कपलिंग आने के। तो मुझे लगता है कि ओवर रिएक्ट हो गया है स्टॉक। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा-सा और प्रेशर बने न्यूज़ फ्लो के कारण से, एफएनओ बैन के कारण से, और हो सकता है स्टॉक टूट के ₹10-15 और टूट जाए। बट मेरे हिसाब से अगर कोई मध्यम अवधि का निवेशक है और 180-185 तक मिलता है और रिस्क एपेटाइट ठीक-ठाक है, तो वहाँ पर एक बार एक्सपोज़र दिया जा सकता है। ठीक है, रिलायंस को लेकर ये व्यू। राजेश जी, अब देखिए स्विगी के आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिल गई है। उम्मीद की जा रही है कि दिवाली तक ये करीब-करीब पौने 12,000 करोड़ रुपए का ये आईपीओ आ जाएगा। आप ज़रा ये बताइए, ज़ोमैटो में आज हम थोड़ा-सा प्रेशर देख रहे हैं ऑलरेडी। हालाँकि ये भी कहा जा रहा है कि स्विगी जो है ज़ोमैटो से थोड़ा-सा कम वैल्यूएशन कमांड करेगी। आपने कैसे रीड किया है स्विगी के आईपीओ को? हालांकि बाकी अभी डिटेल्स आने बाकी हैं, लेकिन ज़ोमैटो जिनके पास है, क्या अपना भरोसा उस पर लूज करना चाहिए? क्योंकि हमने बड़ी रैली देखी है ज़ोमैटो के शेयर में, या फिर निवेशित रहें इसमें? देखिए, ऐसा है कि स्विगी का आईपीओ आ रहा है। दोनों कंपनियां अपनी-अपनी जगह में अच्छी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बेहतर है, वो खराब है। क्योंकि अभी तक जो हो रहा था, अभी पेपर की कमी थी। जो फूड डिलीवरी का बिज़नेस है, ये लगातार अगर आप देखो, तो मंथ ऑन मंथ करीब-करीब 2.5% के हिसाब से बढ़ रहा है। और न केवल फूड डिलीवरी का बिज़नेस, दोनों ही के पास अगर आप देखो तो इनके पास ब्लिंकिट है और उनके पास इंस्टामार्ट है। मार्केट शेयर की बात करेंगे तो ज़ोमैटो आज की डेट में स्विगी के पास करीब-करीब 45-46% का मार्केट शेयर है, ज़ोमैटो के पास 55% के आसपास का मार्केट शेयर है। दोनों ही लगातार अच्छे चल रहे हैं। दिक्कत कहाँ पे है? स्विगी जो कि इस वक़्त अभी भी लॉस में है और ज़ोमैटो ने प्रॉफिट डिक्लेयर करना चालू कर दिया है। कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ अगर आप ज़ोमैटो को देखो तो एक-एक करके अगर बात करें, तो ज़ोमैटो में जहाँ फूड डिलीवरी बिज़नेस अच्छा चल रहा है, ब्लिंकिट अच्छा चल रहा है, डार्क स्टोर करीब 900 के ऊपर है। पेटीएम का जो उन्होंने अभी टिकट का बिज़नेस लिया है, उससे भी थोड़ी उम्मीदें बंधी है। लेकिन हम स्विगी को इग्नोर नहीं कर सकते। वहाँ पर भी अगर आप देखें तो रिकवरी हो रही है। न केवल रेवेन्यू में बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी में रिकवरी हो रही है। औसत ऑर्डर वैल्यू लगभग दोनों का बराबर है अगर आप देखो। ऐसी कई चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि इस स्पेस में स्विगी के आने के बाद ज़ोमैटो के जो परफॉर्मेंस लास्ट अगर अपने 1.5-2 साल में देखें तो 200%, 180% के आसपास के जो जंप मार्केट कैप में देखने को मिली है। न केवल इस वजह करके उनका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी हुई, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई, लेकिन इस वजह करके भी कि इस स्पेस में और पेपर नहीं थे। अब चूंकि स्विगी भी आ जाएगा तो लोगों के पास एक ऑप्शन हो जाएगा कि आपको स्विगी में इन्वेस्ट करना है या ज़ोमैटो में इन्वेस्ट करना है। आज की डेट में अगर किसको फूड डिलीवरी में करना है तो सिर्फ ज़ोमैटो ही था। अब जो इनका जो ग्रोसरी वाला बिज़नेस है, वहाँ अगर आप देखें तो दोनों का आपस में तो कॉम्पिटिशन है ही, इंस्टामार्ट में और ब्लिंकिट में, और अब ज़ेप्टो भी सामने में आ रहा है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म वाला जो बिज़नेस है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। इनकी रेवेन्यू बढ़ती जा रही है, जीएमवी बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है ये पूरा स्पेस ही एक्साइटिंग रहने वाला है।
आज की डेट में अगर मुझे लगे दोनों अगर लिस्ट होता है और ठीक-ठाक वैल्यूएशन पे होते हैं, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि कुछ निवेशक हैं जो स्विगी की तरह भी मूव हो जाएँगे। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए करीब-करीब 35% की होल्डिंग जो आज की डेट में अनलिस्टेड में स्विगी की है, वो कई दिग्गज निवेशक जैसे इन्वेस्को वगैरह हैं, उनके पास है। तो उन्होंने जब निवेश किया है तो मुझे लगता है कि कुछ देखकर ही निवेश किया होगा। तो दोनों ही एक्साइटिंग कंपनीज हैं। स्विगी आएगी, क्या वैल्यूएशन पे आती है इस वक़्त कहना मुश्किल है क्योंकि अभी तक प्राइस बैंड वगैरह अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि एक पूरे एक्साइटिंग स्पेस है, लोगों को निवेशित रहना चाहिए। ज़ोमैटो में जिस तरीके की बढ़त हो चुकी है, वहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ने की अब थोड़ी गुंजाइश कम होती है, वो ग्रोथ नहीं मिलेगी। स्विगी आने के बाद मुझे लगता है कि वहाँ से एक अच्छा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, स्विगी से कंपटीशन मिलेगा और निश्चित तौर पर एक जो वैल्यूएशन वाला एंगल है ना कि अच्छा सेम बिजनेस में है, मार्केट शेयर में भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फ़र्क हो, ऑर्डर वैल्यू सेम है, तमाम चीज़ें सेम हैं। तो फिर प्रीमियम वैल्यूएशन ज़ोमैटो को क्यों? क्योंकि सिर्फ इसलिए कि हाँ, वो प्रॉफिट शो कर रही है। इस पर आगे थोड़े से और सवाल भी उठेंगे और हम चर्चा आगे भी करेंगे।